विद्यार्थियों, पिछले वीडियोस में इम्यून सिस्टम के काफ़ी डिटेल्स हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। रिलेटेड काफ़ी मटेरियल्स भी मैंने इस वीडियोस के साथ आपको पोस्ट कर दिए हैं। आज थोड़ा सा रिमेनिंग पार्ट है, उसके विषय में चर्चा करेंगे। पिछले वीडियोस को आपने देख करके आशा है कि इम्यून सिस्टम का जो बेसिक मूल सिद्धांत है उसको समझा होगा, और जो उसमें सबसे ख़ास बात थी, जो इम्यूनिटी है वो कितने तरह की होती है, उसके विषय में जानकारी आपकी पूरी हो गई होगी। लास्ट टर्न पे पिछले वीडियो में जब आपसे डिस्कशन हुई थी तो उसमें हमने आपसे एक्वायर्ड इम्यूनिटी में डिटेल्ड चर्चा की थी, डिस्कशन आपसे मैंने किया था। एक्वायर्ड इम्यूनिटी में जो मेन स्ट्रक्चर्स रिलेटेड हैं उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी के स्ट्रक्चर्स हैं। एंटीबॉडी में इम्यूनोग्लोबिन, इम्यूनोग्लोबिन की टाइप्स, उनके स्ट्रक्चर की भी बात हमने आपसे की थी। आशा है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हैं। टॉपिक के एंड पर हम धीरे धीरे पहुंच रहे हैं। आज रिमेनिंग बातों को शॉर्ट में आपसे डिस्कस करूंगा और फिर इस इम्यून सिस्टम के इस टॉपिक को हम एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसा मैंने आपसे कहा कि इम्यूनिटी में जो मेन इम्यूनिटी, जिसको हम स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहते हैं, उस इम्यूनिटी में फर्दर आपने देखा था कि इसकी जो इम्यून रिस्पॉन्सेज हैं, यानी इम्यूनिटी जिस तरीके से व्यवहार करती है वो दो तरह से करती है। इसीलिए जब हम टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स की बात करते हैं कि जो इम्यून रिस्पॉन्स है यानी एंटीजन के अगेंस्ट जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो स्पेसिफिक एंटीजन के विरुद्ध जब क्रियाशील होती है, एक्टिव होती है, तो वो दो तरह से अपने फंक्शंस को परफॉर्म करती है। उसके लिए हमारी बॉडी में दो तरह की सेल्स हैं। मेन मॉलिक्यूल, मेन सेल्स वो टी लिम्फोसाइट्स हैं, उनको हम मास्टर मॉलिक्यूल कह सकते हैं। उन्हीं के द्वारा लिम्फोकाइन मॉलिक्यूल्स रिलीज होने शुरू होते हैं और फिर वो दो तरह की जो हमारी इम्यून रिस्पांस है उसको कंट्रोल करते हैं। पहली इम्यून रिस्पांस को हम कह सकते हैं एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, AMI, यानी ये इम्यून रिस्पांस एंटीबॉडीज़ के द्वारा कंट्रोल की जाती है। नेचुरली एंटीबॉडी का फॉर्मेशन बता चुका हूँ, जो बी लिम्फोसाइट्स हैं वो करती हैं, और उसमें जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो एनलार्ज होकर के डेवलप होती हैं अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीजन, और फिर वो प्लाज्मा सेल्स मिनिमम टाइम में रैपिड रेट से उस एंटीजन के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट लार्ज नंबर ऑफ एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। इसमें मोस्ट एक्सेप्टेड एंटीबॉडी फॉर्मेशन की जो थ्योरी है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी थ्योरी के रूप में जानी जाती है। जैसा बताया था कि जब एंटीजन जाते हैं तो एक क्लोन प्लाज्मा सेल बनती है। क्लोन प्लाज्मा सेल फिर रैपिड रेट में उसी के अगेंस्ट सिमिलर एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। क्लोन आप टर्म जानते होंगे। क्लोन एक टर्म है जिसमें हम ऐसी पॉपुलेशन ग्रुप को जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सिमिलर होता है उसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो क्लोन शब्द है वो इसलिए यूज़ किया जा रहा है कि जो प्लाज्मा सेल डेवलप होती है वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ के एंटीजन के अगेंस्ट होती है, और फिर वो एक स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़, एक जैसी एंटीबॉडीज़ कम समय में भारी मात्रा में प्रोड्यूस करती है। इसलिए हम इसको क्लोन प्लाज्मा सेल कहते हैं। अब मोनोक्लोनल एंटीबॉडी फॉर्मेशन थ्योरी वो ये कहती है कि एक ही तरह के क्लोन डेवलप होते हैं और फिर वो क्लोन रैपिड रेट से एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करते हैं। इस इम्यून रिस्पांस को हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस या AMI कहते हैं। अब एक्शन इसके आपसे बता चुका हूँ। इसके एक्शंस यानी जो एंटीबॉडीज़ के एक्शन हैं, एंटीबॉडीज़ किस तरीके से एंटीजन को किल करती है,
या वो जो फॉरेन बॉडी जिसको हम एक कॉमन नेम से एंटीजन के रूप में जानते हैं, दैट फॉरेन बॉडी में बी अ वायरस, अ बैक्टीरिया, प्रोटोजोन और एनी अदर पैथोजन विच काजेज डिजीज। यानी ये कोई भी हो सकता है, ये वायरसेस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, अदर पैथोजन हो सकते हैं। उनके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन और फिर एंटीबॉडी एक्शन। एंटीबॉडी का जो एक्शन है यानी उसकी जो क्रियाशीलता है वो किस प्रकार से कार्य करता है, वो 3 तरह से कार्य करता है, ऐसा कंक्लूड किया गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। पहला एक्शन कहलाता है जो कि मोस्ट प्रॉपर एक्शन है, जिसको मैंने आप बताया था लॉक एंड की थ्योरी के जैसा, एंजाइम की लॉक एंड की थ्योरी के जैसा, जिसको हम एग्लूटिनेशन कहते हैं। एंटीजन के अगेंस्ट स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ एक दूसरे के साथ क्लम्प कर जाती हैं, एग्लूटिनेट कर जाती हैं, कोआगुलेट कर जाती हैं, और जो पैथोजन है उसकी एंट्री चेक हो जाती है, रुक जाती है। दूसरा तरीका, सेकेंड मोड, उसके लिए एक ऑप्शन, एक टर्म है, उसी से शब्द होना है ऑप्सनाइजेशन। ऑप्सनाइजेशन की प्रक्रिया में फैगोसिटिक सेल्स का रोल है, भक्षी कोशिकाओं का रोल है, मगर एंटीबॉडीज़ का कार्य होता है कि वो स्पेसिफिक एंटीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए उसके बाहर एक स्पेसिफिक कोटिंग क्रिएट कर देती हैं, जिस वजह से वो एंटीजन आइडेंटिफाई हो जाता है, और फिर एंटीबॉडीज़ फिर फैगोसिटिक सेल्स उस एंटीजन को खाने का काम करती हैं, फैगोसिटाइज्ड करने का काम करती हैं। थर्ड तरीका, जो तीसरा तरीका है, थर्ड मेथड, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रलाइजेशन। बहुत सारे ऐसे पैथोजेंस हैं जो बॉडी में जाकर के टॉक्सिक मटेरियल्स रिलीज करते हैं। ये टॉक्सिक मटेरियल्स ब्लड में जाकर के हमारे ऑर्गन्स को डैमेज कर सकते हैं। तो इस टॉक्सिक मटेरियल को न्यूट्रलाइज करने में भी एंटीबॉडीज अपना रोल प्ले करती हैं। इस प्रक्रिया को हम न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। यानी कि जो एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है वो एंटीबॉडीज़ के द्वारा की जाती है, और एंटीबॉडीज़ 3 तरह से अपने एक्शंस परफॉर्म करते हैं। पहला एक्शन कहलाता है एग्लूटिनेशन, दूसरा कहलाता है ऑप्सनाइजेशन, और तीसरा कहलाता है न्यूट्रलाइजेशन। दूसरी इम्यून रिस्पॉन्स, जो सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स की अगर हम बात करें, उस इम्यून रिस्पॉन्स को हम सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स के रूप में जानते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स CMI, ये एक्वायर्ड इम्यूनिटी से, यानी जो स्पेसिफिक इम्यूनिटी है उसका दूसरा पार्ट है, और इसमें जो स्पेसिफिक सेल भाग लेती है, पार्टिसिपेट करती है, दैट इज साइटोटॉक्सिक किलर T लिम्फोसाइट्स। इसका मतलब ये हुआ, जैसे ही एंटीजन बॉडी में एंट्री लेता है, वैसे ही हमारी जो T लिम्फोसाइट सेल्स हैं उनकी हेल्पर T लिम्फोसाइट सेल्स स्टिमुलेट होकर के एक स्पेसिफिक प्रोटीन मॉलिक्यूल लिम्फोकाइंस रिलीज करना शुरू करती हैं, और फिर ये लिम्फोकाइंस हमारी 2 तरह की जो स्पेसिफिक सेल्स हैं, एक साइटोटॉक्सिक किलर T लिम्फोसाइट और दूसरी B लिम्फोसाइट्स, इन दोनों को स्टिमुलेट करती हैं, और उससे 2 तरह की इम्यून रिस्पांस हमारे सामने प्रोड्यूस होती है। पहली इम्यून रिस्पांस बता चुका, एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, और दूसरी साइटोटॉक्सिक किलर T लिम्फोसाइट्स के द्वारा सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस, जिसको हम CMI कहते हैं। CMI का एक्शन शुरू में भी बताया आपको, हमारी नेचुरल किलर सेल्स के जैसा होता है। दे विल रिलीज द परफोरिन मॉलिक्यूल्स, यानी स्पेसिफिक परफोरिन मॉलिक्यूल्स रिलीज करते हैं। ये पैथोजन की सरफेस को बस्ट करने का काम करते हैं। उसके फटते ही बॉडी जो अगल बगल की सेल्स में फ्लूइड होते हैं वो एंटर करते हैं, और वो पैथोजन की सेल बस्ट आउट हो जाती है। फैगोसिटिक सेल्स इसको फैगोसिटाइज्ड कर देती हैं। तो इस तरह से 2 टाइप्स ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स, दे आर रिलेटेड विद द एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ये हमारी एक विशेष प्रकार की इम्यूनिटी है, और ये थर्ड लाइन ऑफ बैरियर है, पहले भी आपसे कह चुका। इसका
एग्जाम्पल हमने आपसे कहा था, इसको समझने का बेहतर तरीका है सिक्योरिटी सिस्टम, फर्स्ट लाइन सिक्योरिटी सिस्टम, सेकंड लाइन सिक्योरिटी सिस्टम एंड थर्ड लाइन सिक्योरिटी सिस्टम, जो हमारे कंट्री में भी हमारे देश की रक्षा के लिए, हमारे तमाम जो पीएम्स हैं, राष्ट्रपति हैं, इन सब की सुरक्षा का भी अपना एक घेरा होता है। उस घेरे में भी कई लाइनें होती हैं, तो आप मान के चलें फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड लाइन। तो इस तरह से ये रिस्पॉन्स दो तरह की हमारे एक्वायर्ड इम्यूनिटी की, जो कि स्पेसिफिक है, थर्ड लाइन ऑफ बैरियर है, विशेष प्रकार की इम्यून रिस्पॉन्स है। दूसरी बात आती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि जो इम्यूनिटी ये प्रोड्यूस करती हैं वो दो तरह से प्रोड्यूस होती है। एक इम्यूनिटी कहलाती है एक्टिव इम्यूनिटी, सक्रिय, और दूसरी इम्यूनिटी को हम कहते हैं पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव पैसिव, एक सक्रिय और निष्क्रिय जिसको आप कहें, वो शब्द हैं, उसी से बने हुए शब्द हैं। अगर एक्टिव इम्यूनिटी की बात की जाए, यानी एक्वायर्ड इम्यूनिटी की पहली टाइप अगर एक्टिव इम्यूनिटी है, तो इस एक्टिव इम्यूनिटी के भी दो फर्दर डिवीजन्स हैं। एक एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, और एक इम्यूनिटी जो दूसरी है वो कहलाती आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब प्राकृतिक रूप से, सक्रिय इम्यूनिटी हमको जो मिलती है वो जन्म के बाद, जैसा मैंने कहा एक्वायर्ड इम्यूनिटी जन्म के बाद ऑपरेट होती है। तो जन्म के बाद जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चा हॉस्पिटल्स में जाता है और जगहों पर जाता है, बाहर भी निकलता है, तो कहीं पर भी उसको इन्फेक्शंस हो सकते हैं, संक्रमण हो सकता है, और उस संक्रमण के अगेंस्ट जो हमारी बॉडी के सिस्टम हैं, यानी जो हमारा एक्वायर्ड इम्यूनिटी का सिस्टम है वो ऑपरेट होता है, एंटीबॉडीज़ बनना शुरू हो जाती हैं और वो नेचुरली प्रोड्यूस होती हैं और उस पैथोजन की एंट्री को वो चेक करते हैं। तो इस इम्यूनिटी को जो कि नेचुरल कोर्स में प्रोड्यूस हो रही है, इन्फेक्शंस के जाने से प्रोड्यूस हो रही है, उस इम्यूनिटी को हम नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी कहेंगे। दूसरी इम्यूनिटी है जिसको हम आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी ज़रूरी हो जाती है और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड की जाती है सर्टेन स्पेसिफिक पैथोजेंस के अगेंस्ट, यानी विशेष प्रकार के संक्रमणकारी पैथोजन के विरुद्ध, बाय द प्रोसेस ऑफ वैक्सीनेशन और वैक्सीन फॉर्मेशन। टीके जो बनाए गए हैं और टीकाकरण किया गया है, वो टीकाकरण, टीकों को लगाना, ये इम्यूनिटी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी कहलाती है। इसको एक्टिव इम्यूनिटी इसलिए कहते हैं कि जो वैक्सीन्स हैं, वो वैक्सीन्स, मोस्ट ऑफ द वैक्सीन्स में जो पैथोजन के पार्ट्स होते हैं उनको ही बॉडी के भीतर इंजेक्ट किया जाता है, मगर उसका जो डिजीज़ काजिंग पार्ट है उसको इनहिबिट करके तब वैक्सीन्स प्रोड्यूस की जाती हैं। आज भी, आज के समय में भी सबसे बड़ा प्रयास इसी वैक्सीन्स के बनाने का ही चल रहा है। यदि ये वैक्सीन्स बन जाएंगी तो वो वैक्सीन का वैक्सीनेशन होगा और वैक्सीन से बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस होंगी, और जो इन्फेक्शंस हैं, यानी जो इन्फेक्शन लोगों में हो रहा है उससे डिजीज़ अकर हो रही है, अगर वैक्सीन्स चली जाएंगी तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी रहेंगी, प्रोड्यूस होंगी उस एंटीजन के विरुद्ध, उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक। इसलिए जैसे ही वो पैथोजन भीतर प्रवेश करेगा वैसे ही उसको एंटीबॉडीज़ किल कर देंगी और डिजीज़ अकर नहीं होगी। आज कोरोना के काल में यही एक इलाज की खोज जारी है कि जब एक बार वैक्सीन आ जाएगी तो हर आदमी को वैक्सीन्स लग जाएंगी, वैक्सीन के जाते ही बॉडी में एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाएंगी, एंटीबॉडीज़ के बॉडी में रहने से
अगर एक स्वस्थ व्यक्ति में इसका इन्फेक्शन होगा तो उसमें रोग उत्पन्न नहीं होगा। तो जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है, इट इज़ थ्रू द वैक्सीनेशन। वैक्सीन्स की अलग अलग कैटेगरीज हैं, काफ़ी डेवलपमेंट हो चुका है, कई तरीके से वैक्सीन्स बनने लगी हैं, लेकिन सिद्धांत एक है कि ये पैथोजन के पार्ट्स होते हैं और इसके अगेंस्ट बॉडी में एंटीबॉडीज़ आर्टिफिशियल इंजेक्शन से, आर्टिफिशियल इंजेक्ट करने से उत्पन्न होती हैं। इसीलिए वैक्सीनेशन बहुत इजी नहीं होता, उसके काफ़ी प्रभाव होते हैं और उसको करने का अपना एक स्पेशल तरीका होता है। इसीलिए बच्चे को जब भी वैक्सीनेशन के लिए हॉस्पिटल में ले जाया जाता है तो एक प्रॉपर प्लेस पर ही वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो आधे एक घंटे तक बच्चे को वैक्सीन्स के बाद वहीं वेट कराया जाता है, जिससे कि अगर उसमें कोई स्पेसिफिक घातक कोई रिस्पांस डेवलप हो रही तो उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उस बच्चे के बॉडी में एक तरीके से पैथोजेंस की ही एंट्री कराई जाती है, उसके अगेंस्ट बॉडी में रिएक्शंस होती हैं और वो रिएक्शन से ही एंटीबॉडीज़ का निर्माण होता है। तो इस तरह से दो तरह की एक्टिव इम्यूनिटी की बात हमने आप बताई, एक नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी है और दूसरी आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी है। सेकेंड ग्रुप में हम पैसिव इम्यूनिटी की बात करते हैं। पैसिव इम्यूनिटी को भी हम दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं, जैसे एक्टिव को बांटा, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी की अगर हम बात करें तो पहले अभी हमने आपसे इम्यूनोग्लोबिन्स की चर्चा की थी, और इम्यूनोग्लोबिन्स के कुछ ग्रुप्स ऐसे थे जो मदर से उसके डेवलपिंग फीटस में ट्रांसफ़र होते हैं, प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, जैसे कि IgG, इम्यूनोग्लोबिन जी, एंड द इम्यूनोग्लोबिन A which is present in the first milk, कोलोस्ट्रम। तो जो फर्स्ट मिल्क में कोलोस्ट्रम में IgA है, IgG जो प्लेसेंटल बैरियर से बच्चे में ट्रांसफ़र होता है तो फीटस में ही ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इट इज़ अ नेचुरल प्रोसेस, और इसमें ये सीधे एंटीबॉडीज़ हैं। इम्यूनोग्लोबिन्स दे आर एंटीबॉडीज़, आपको पहले ही बताया जा चुका है। इसका मतलब एंटीबॉडीज़ डायरेक्टली ट्रांसफ़र हो गई, ये प्रोड्यूस नहीं हुई, डायरेक्टली ट्रांसफ़र हुई, इसलिए इसको कहा गया पैसिव इम्यूनिटी। और नेचुरली ट्रांसफ़र हो रही, इसलिए इसको कहा गया नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। तो इम्यूनोग्लोबिन जी, इम्यूनोग्लोबिन A, इसका मदर से उसके बच्चे में ट्रांसफ़र होना, ये शो करता है नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। फिर बात आती है व्हाट इज़ आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। जब आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की बात आए तो कुछ टीकों की चर्चा आप कर लें। जैसे कभी आपको कोई कट हो जाए, कहीं पर कोई घाव हो जाए, आपको चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो आपको तुरंत कहा जाता है कि आपने ATS का टीका लगाया, जिसको टिडबैक के नाम से भी हम जानते हैं। व्हाट इज़ ATS? ATS को कहा जाता है व्हाट? एंटी टिटेनस सीरम। ये टिटेनस का एक टीका कहा जाता है, मगर ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, ये आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये पैथोजन की एंट्री से एंटीबॉडीज़ के बनाने का तरीका नहीं है, बल्कि इसमें ब्लड सीरम, यानी कि उस पैथोजन को किसी दूसरे एनिमल में, यूजुअली हॉर्सेस में या अदर एनिमल्स में इंजेक्ट किया जाता है, उसके अगेंस्ट उसमें एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, और फिर इस एंटीबॉडीज़ को निकाल करके सीरम से उसको सेपरेट कर लिया जाता है, अलग कर लिया जाता है। उससे जो कुछ बनता है उसमें ऑलरेडी उस पैथोजन के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ होती हैं, यानी उस सीरम में, उस फ्लूइड में एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो अगर हम डायरेक्टली एंटीबॉडीज़ को इंजेक्ट कर रहे हैं तो इसको हम आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी कहेंगे। नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी का जो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जिसमें वैक्सीनेशन होते हैं, उसमें पैथोजेंस इंजेक्ट किए जाते हैं, इसलिए उसकी जो लाइफ होती है बहुत लॉन्गर होती है। लेकिन ये आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी की जो लाइफ स्पान है ये छोटा होता है,
2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, ऐसे ही कुछ ऐसी वैक्सीन्स बनी हैं, कुछ ऐसे टीके हैं, ATS, AGS, गैंग्रीन के लिए भी कुछ टीके की बात होती है, एंटी गैंग्रीन सीरम। एंटीबॉडीज़ ट्रीटमेंट की बात चल रही है, वो भी एक तरीके की आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी देने की बात है। उससे ट्रीटमेंट में अगर लाभ मिलता है और कुछ समय के लिए डिजीज़ रुकती है तो वो भी आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में आता है। तो आशा है कि आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी की भी फर्दर टाइप्स मैंने आप बता दी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, then natural passive immunity and artificial passive immunity। ऐसे इम्यून रिस्पॉन्सेस की भी कैटेगरीज बना दी जाती हैं, फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स और सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स। फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स, इसका मतलब पहली बार पैथोजन से इंटरेक्शन हुआ, यानी जो एंटीजन है वो पहली बार गया। और जो फर्स्ट इम्यून रिस्पॉन्स होती है ये डिलेड होती है, इसमें टाइम लगता है, चूँकि इसमें एंटीबॉडीज़ बननी है, एंटीजन भीतर जाएंगे, फिर उसके रिस्पॉन्सेज आएंगी। लेकिन सेकेंड इम्यून रिस्पॉन्स ये फास्टर होती है। देश में बहुत सारे वैक्सीनेशन के प्रोग्राम्स चले, पोलियो का प्रोग्राम आपने देखा पूरे देश में चला। तो जब पोलियो की वैक्सीन्स डाली गई, पिलाई गई, तो धीरे धीरे एंटीबॉडीज़ का बनना इसमें शुरू हो गया। और जब पैथोजन अब जाते हैं तो पोलियो की डिजीज़ आकर नहीं करती, लेकिन शुरुआत में ऐसा नहीं था। शुरुआत में जब पोलियो या कोई और भी तमाम वायरसेस हैं, बहुत सिंपल एग्जांपल आप देखें, इसमें मम्स का एक वायरस है, इसकी बहुत चर्चा की जाती है कि अगर किसी व्यक्ति को एक बार मम्स हो गया, ये फर्स्ट इम्यून रिस्पांस हुई जिसमें डिजीज़ आकर हुई, लेकिन सेकेंड इम्यून रिस्पांस में वो आदमी इम्यून अगेंस्ट डिजीज़, तो मम्स दोबारा रिकर नहीं करता। ऐसी बहुत सी डिजीज़ेज हैं जिसमें एक बार डिजीज़ होने के बाद एंटीबॉडीज़ नेचुरल कोर्स में स्टोर हो जाते हैं और दोबारा फिर वो डिजीज़ आकर नहीं करती। इसीलिए फर्स्ट इम्यून रिस्पांस डिजीज़ काज करती है, सेकेंड इम्यून रिस्पांस में डिजीज़ रिकर नहीं होती। सेकेंड इम्यून रिस्पांस मेमोरी सेल्स की वजह से होती है, जिनमें पहले पैथोजन के इंटरेक्शन की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर हो जाती है। पहली बार में टाइम लगता है एंटीबॉडीज़ स्पेसिफिक एंटीजन के बनने में, लेकिन सेकेंड टाइम पर ये रैपिडली प्रोड्यूस होता है विदाउट डिले। फर्स्ट एंड सेकेंड इम्यून रिस्पांस की भी बात मैंने आपसे बता दी। ऐसे ही लिम्फॉइड ऑर्गन, यानी जो हमारा सिस्टम है जो इम्यून रिस्पांस को कंट्रोल करता है, वो हमारा लिम्फेटिक सिस्टम है। लिम्फेटिक सिस्टम मिडिल मैन ऑफ द बॉडी कहता है। सर्कुलेटरी सिस्टम में जब भी चर्चा होगी तो इसके विषय में आपसे डिटेल बात करेंगे, लेकिन यही वो सिस्टम है जो हमारे बॉडी की इम्यून सिस्टम से, यानी इम्यून सिस्टम का पार्ट है। और इसमें भी 2 पार्ट्स लिखे जाते हैं। इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफिक ऑर्गन्स हैं जिसको हम प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन्स कहते हैं, प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ कहते हैं, और दूसरे ग्रुप को हम सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ कहते हैं। प्राइमरी लिम्फॉइड टिश्यूज़ में जो लिम्फोसाइट्स को बनाने वाले ऑर्गन्स हैं वो आते हैं, जिसमें बोन मैरो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, इट इज़ द फर्स्ट लिम्फॉइड ऑर्गन। अदर लिम्फॉइड ऑर्गन्स में जैसे बी लिम्फोसाइट्स का पार्ट आया, उसमें बर्सा फेब्रिसाई, ये भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये भी बी लिम्फोसाइट्स के फॉर्मेशन का पार्ट है। चूँकि बर्सा फेब्रिसाई ये बर्ड्स में है, बट हियर वहाँ पर भी ये प्रोड्यूस करता है लिम्फोसाइट को, इसीलिए इसको भी प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन की कैटेगरी में कोट किया जाता है। सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन वहाँ वो होते हैं जिनमें स्टोरेज ऑफ लिम्फोसाइट्स टेक्स प्लेस, यानी इसमें जो एक बार बनने के बाद फिर ये ब्लड्स के थ्रू ट्रांसफ़र हो करके ये लिम्फोसाइट्स मैच्योर होने के बाद स्टोर हो जाती है। इसमें थाइमस का नाम आता है, स्प्लीन का नाम आता है, लिम्फोनोड्स हैं उनका नाम आता है। एक टर्म है MALT, म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़। ये हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट में म्यूकोसा मेम्ब्रेन के साथ पाए जाते हैं। म्यूकोसा हमारी लाइनिंग मेम्ब्रेन है, माउथ में भी है, एलिमेंट्री कैनाल में भी है, हर पार्ट में पाई जाती है, उसको हम म्यूकोसा कवरिंग कहते हैं। उससे रिलेटेड जो एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यूज़ हैं उनको हम
MALT म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यूज़ की कैटेगरी में डालते हैं। इसमें टॉन्सिल्स हैं। अगर हम अपने बकल कैविटी का ही पार्ट देखें, इसमें कई लिम्फोइड टिश्यूज़ हैं जिनको हम टॉन्सिल्स के नाम से जानते हैं। ये टॉन्सिल्स भी पैथोजन की एंट्री को चेक करने का काम करते हैं। ये भी हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यूज़ का पार्ट है। इसी तरीके से अपेंडिक्स भी एक लिम्फोइड टिश्यू का पार्ट है। इंटेस्टाइन में जाएं, स्मॉल इंटेस्टाइन में पियर्स पैचेस का नाम आपने अगर सुना हो या पढ़ा हो डाइजेस्टिव सिस्टम में, पियर्स पैचेस दे आर आल्सो व्हाट सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू। प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फोइड टिश्यू, ये इसका डिफरेंशिएशन है। इतनी सारी बातें रिलेटेड हैं, छोटी सी जुड़ी हुई हैं इम्यून सिस्टम के साथ। वैक्सीन एंड वैक्सीनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन, ये टर्म्स हैं। वैक्सीन्स आप जान रहे हैं, उसके बारे में चर्चा हुई। वैक्सीनेशन को हम कहेंगे इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन्स, यानी वैक्सीन्स लगाना एक पार्ट है और उस वैक्सीन के लगने से उस डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी का इम्यून हो जाना वो अलग पार्ट है। तो वैक्सीनेशन इज इंजेक्शन ऑफ वैक्सीन्स, वैक्सीन का लगाना वैक्सीनेशन है। अगर हम इम्यूनाइजेशन की बात करें तो डिजीज़ यानी उस वैक्सीन के लगाने से डिजीज़ के अगेंस्ट बॉडी का इम्यून हो जाना, दैट इज इम्यूनाइजेशन। ये दो स्पेसिफिक टर्म्स हैं, इसके साथ जुड़े हुए हैं। तो ये सारी छोटी छोटी अदर पार्ट्स हैं, उसकी चर्चा हुई। वैक्सीन्स की कैटेगरीज़ हैं, इस स्पेसिफिक नोट्स मैं इस वीडियो के साथ फिर आपको दूंगा शॉर्ट नोट्स के रूप में। कुछ अदर पार्ट्स की बात भी मैं लिख के आपको दे दूंगा। आप इसको पूरा समझें और समझने के बाद फिर उसको आप तैयार करें। क्वेश्चंस भी कुछ कोशिश करूंगा कि उसी में आपको इससे रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी मैं पोस्ट करूं। उन क्वेश्चंस को भी आप करें और उन क्वेश्चंस के करने में अगर कोई दिक्कत आती है या कहीं कोई कन्फ्यूज़न आता है, यू कैन डिस्कस इट विथ मी, आप उसको हमसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक पार्ट की बात और भी है, अगर आगे कुछ बात बनी या कुछ सोचा तो कुछ उस पर भी चर्चा करूंगा, मगर अब आज की बात यहीं ख़त्म करूंगा। छोटे छोटे पार्ट्स में बात आपसे करूं ज़्यादा बेहतर है। वक्त है, बहुत जल्दी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे आगे चर्चा होगी। पढ़ते रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए, तैयारी करिए। अगले टॉपिक की भी बात करूंगा। अभी अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्क्लोज़ करूंगा और उस पर चर्चा करूंगा। लेकिन अभी एक बार और आपसे मुलाकात होगी इम्यून सिस्टम के साथ। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू।